राधा कृष्ण कमीशन या राधा कृष्ण आयोग को हम यहाँ पर देखेंगे कि इस कमीशन के अंदर क्या कहा गया था। ये आपके इस तरीके के 3 कमीशंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तीनों कमीशन जो है ना इंडिपेंडेंसी के बाद आए थे, जब भारत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ाद हो चुका था, अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका था। उसके बाद 3 कमीशन आए थे, उसमें से सबसे पहला था आपका राधा कृष्ण आयोग। आप टाइम ड्यूरेशन भी देख सकते हैं, 1948-49 में आया था ये, ठीक है। इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब नाम से आपको इतना पता चल गया होगा कि ये जो कमीशन है ये यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड है, यानी कि हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग में ये बात करता है। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन वगैरह के बारे में इतना ज़्यादा कुछ खास बात नहीं कही। ये मेनली फोकस किस पर था? हायर एजुकेशन पर, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ पर। चलिए देखते हैं इसके बारे में। 1935 से 35 के बीच में, 35 से 55 के बीच में जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ खुले, लेकिन जिस तरीके से उनमें एजुकेशन चल रही थी ना, उससे कोई भी देश की जनता, जो लोग थे, वो सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। डेवलपमेंट काफ़ी हुआ लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी से लोग जो है संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे। इसके बाद 1948 में एक अखिल शिक्षा सम्मेलन हुआ। अखिल शिक्षा सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की जांच पड़ताल के लिए मांग रखी गई कि जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए, इसमें देखा जाए कि क्या कमी है और कैसे इसको इम्प्रूव करना है, इसके बारे में सजेशंस लिए जाए। तो 1948 में एक कमीशन बनाया गया, जिस कमीशन के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन को राधा कृष्ण आयोग भी कहा जाता है, या इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली किस पर फोकस था? यूनिवर्सिटी के एजुकेशन पर फोकस था, या हायर एजुकेशन पर फोकस था। कमीशन के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो राधा कृष्ण आयोग कमीशन था, तो राधा कृष्ण जी थे एक, तो जो होगा चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन हो गई आपके। इसके बाद डॉक्टर ताराचंद, सर जेम्स एफ डफ, जाकिर हुसैन मार्गन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मेघनाथ शाह, कर्म नारायण बहल, जॉन ए टाइगर्ट, एन के सिद्धांत, ये सभी जो है इनके मेंबर्स थे इस कमीशन के। आपको जैसे कि मैंने कोठारी कमीशन में भी बताया था, सेम बात यहाँ हो जाएगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सभी के नाम बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखें। जितने नाम आपको वहाँ पर याद रहे उतने लिखकर एटसेट्रा लगाकर आप छोड़ दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। अब इस कमीशन का कार्य क्षेत्र क्या था, रेफरेंस क्या था, या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, स्कोप भी कह सकते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं, या इसको हम ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कि इस कमीशन को बनाने के पीछे के उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर इनका काम क्या था कि इंडिया में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, उसको इन्वेस्टिगेट करना था और बताना था कि हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। साथ ही साथ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें किस तरीके से काम किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, कंट्रोल कैसे होना चाहिए, फंक्शंस कैसे होना चाहिए, इन सब पर भी अपने सजेशंस दे। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, उसके बारे में भी अपने सजेशंस दे कि कैसे हम इकोनॉमिक स्टेटस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ करिकुलम की भी बात करें कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सिलेबस की बजाय यहाँ पर आप करिकुलम लिख लीजिएगा, ठीक है, पाठ्यक्रम है ना, तो करिकुलम आप कर लीजिएगा यहाँ पर। तो ये कुछ उद्देश्य थे। इन शॉर्ट अगर सबका कंक्लूजन कहें तो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में पूरा का पूरा अपना जांच पड़ताल करके अपने सजेशंस देने थे। एजुकेशन ने, अब जो कमीशन थे उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। सबसे पहले उन्होंने बताए ऑब्जेक्टिव्स कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो यहाँ इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों में नई विचारधाराएं, नई आइडियोलॉजी को और नई थॉट प्रोसेस को हम जो है बच्चों में डेवलप करें, ठीक है, और पुरानी मर्यादाओं के साथ कोऑर्डिनेशन करें। कुल मिलाकर ये बात है कि जो पुरानी मर्यादाएं चली आ रही है, परंपराएं चली आ रही है, उनके साथ साथ उनको भी हमें महत्व देना है, उनको भी इम्पोर्टेंस देना है, और उनके साथ साथ न्यू आइडियोलॉजी को भी इंक्लूड किया जाए, एडजस्ट किया जाए। ना तो ऐसा हो कि हम अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं, नहीं, हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना, हमें अपनी मान्यता को नहीं छोड़ना, उनकी अपनी महत्वता है, उनकी अपनी जगह है, उनको साथ लेकर चलना है। साथ ही साथ जो मॉडर्निटी है, जो नई नई परंपराएं हैं, जो नई आइडियोलॉजी है, कुछ आइडियोलॉजी ऐसी थी जो कि हमने फॉरेन से सीखी थी, यानी कि अलग विदेशों से सीखी थी, तो उन सभी को भी अपनाना है पूरे मन के साथ। उनमें जो अच्छाई चीज़ें हैं उनको सबको एक्सेप्ट करना है, अपनाना है। तो यहाँ पर यही बात कही गई कि एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम अपनी मर्यादाओं के साथ, अपनी परंपराओं के साथ साथ नई आइडियोलॉजी को, नई थॉट प्रोसेस को भी एक्सेप्ट करें।
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है कि हमें जो है हमारी पुरानी परंपराओं के साथ साथ नई विचारधारा को, नई आइडियोलॉजी को भी साथ में लेकर चलना है। इसके बाद नेक्स्ट ये कहा कि यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना होना चाहिए, ऐसे पर्सन्स बनाने हैं जो कि राजनीतिक रूप से, प्रशासन, व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। यानी कि इन शॉर्ट हमारे यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो जिससे हर एक फील्ड के लिए बेहतर से बेहतर व्यक्ति मिल सके, एक्सपर्ट्स बन सके, यानी कि हर एक फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स बनाए जा सके। जैसे कि अगर इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट्स बनाए जा सके, डॉक्टरी में एक्सपर्ट्स बनाए जा सके, ठीक है, एक्सपर्ट टीचर्स बनाए जा सके। तो हर एक फील्ड के लिए एक्सपर्ट पर्सन्स को डेवलप किया जा सके, उनको कंस्ट्रक्ट किया जा सके, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए हर एक फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोई भी वोकेशन हो सकता है, हर एक फील्ड में जो है लोग आगे बढ़े, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। विश्वविद्यालय को विद्यार्थी के मानसिक एवं शारीरिक विकास दोनों को ही समान महत्व देना है। यानी कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ऐसी ना हो जो सिर्फ नॉलेज देने में बिलीव करती हो, नहीं, नॉलेज तो देनी है हमें, मेंटल डेवलपमेंट तो करना है, बच्चे का मानसिक विकास तो करना है, लेकिन साथ साथ बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है। उसके लिए हम एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, योग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इन तरह की एक्टिविटीज़ को जो है बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुता, इन सब की फीलिंग्स जो है बच्चे में डेवलप हो सके। यानी कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे का लक्ष्य क्लियर हो, बच्चे को पता हो कि हाँ हमारा एम क्या है, हमें क्या बनना है। साथ साथ हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो। न्याय का मतलब ये है इक्वालिटी। किसी ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में हम बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, गर्ल्स को कम प्रेफर कर रहे हैं, या गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बॉयज़ को कम प्रेफर कर रहे हैं, या कास्ट के बेस पर कोई पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, सबको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है। विश्व बंधुता, यानी कि होता ना कि पूरे विश्व जो है आपस में भाई भाई हैं, तो वो फीलिंग डेवलप होनी चाहिए ताकि लोग जो है एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट आता है वोकेशनल एजुकेशन पर भी इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि बच्चे को कम से कम 3 से 4 व्यवसायों की शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। देखिए एटलीस्ट 3-4 वोकेशनल कोर्सेज बच्चे को इक्वली मिलने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम एक बच्चे से कहें कि तुम्हें क्या बनना है, तो काफ़ी हद तक वो बच्चा क्लियर नहीं होता। कुछ को तो ये नहीं पता होता कि हमें क्या बनना है, किस ऑक्यूपेशन में जाना है, किस वोकेशन को सिलेक्ट करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कि क्लियर तो होता है, वो कहते हैं कि भाई हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन वो किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होकर कहते हैं। 2 मिनट का सपना उनका होता है, उसके बाद वे भूल जाते हैं, सिर्फ शौक के तौर पर। उन्होंने कोई मूवी देखी, मूवी में कोई सुपरमैन देखा तो वो कहेंगे कि भाई सुपरमैन बनना है, या कहीं इंजीनियर की बात सुनी, किसी ने को कहते हुए सुना इंजीनियर तो बहुत पैसा कमाते हैं तो हमें इंजीनियर बनना है, कि कहीं सुन लिया कि डॉक्टर का बहुत अच्छा प्रोफेशन है, डॉक्टर बनना है। तो वो मतलब एक अपने इंटरेस्ट के बेस पर ना होकर दूसरे की कहीं चलते कि हाँ हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है। उनको प्रॉपर खुद की नॉलेज नहीं होती कि उनका क्या इंटरेस्ट है, उनकी एबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक बच्चे को शुरू से थोड़ा अलग अलग फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाए, 3-4 वोकेशनल कोर्सेज के बारे में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि बच्चा अपने इंटरेस्ट और अपनी एबिलिटी के बाद चेक करके एक अच्छी तरीके से सही वोकेशन को जो है चूज कर पाए, सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। जल्दबाजी में कोई बच्चा फैसला ना ले। तो 3-4 ऑक्यूपेशंस के वोकेशंस के बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, बच्चा जो है कोशिश कर सकता है, अपनी एबिलिटी को देख सकता है, इंटरेस्ट को देख सकता है, जिस वोकेशन में बच्चे को इंटरेस्ट आए, उसकी एबिलिटी हो अच्छी, उसमें वो आगे जा सकता है। नेक्स्ट है कृषि शिक्षा को राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के दृष्टिकोण से महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि जो हमारी कृषि शिक्षा है, एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है, इसको हम नेशनल लेवल से इसका इम्पोर्टेंस है। क्योंकि क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में आकर एग्रीकल्चर को हम इम्पोर्टेंस कम कर देते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स, इंजीनियर, इस तरीके के कोर्सेज को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है उसको भी वैल्यू दे, उसको भी इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि वो नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो उसको भी नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी क्या करें, वैल्यू दे, इम्पोर्टेंस दे। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भविष्य में भी काम करती रहे और इसके अधीन एक कृषि नीति संस्था स्थापित हो। इनकी हमारी काउंसिल होती थी, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका काम था एग्रीकल्चर या खेती, कृषि के बारे में जानना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को नॉलेज देना, ये सारा काम था इनका, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये काउंसिल जो है आगे फ्यूचर में भी इसी तरीके से काम करती रहे और इसके अंडर में एक अलग से कम्युनिटी बना दी जाए।
अलग से एक इंस्टीट्यूट बना दिया जाए जो कि कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में नीति वगैरह या पॉलिसीज वगैरह पर काम करे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर एजुकेशन पर तो फोकस करना है, इसके अलावा जो आपका कॉमर्स एजुकेशन हो गया, वाणिज्य, इसके अलावा आपका इंजीनियरिंग एजुकेशन हो गया, टेक्निकल एजुकेशन हो गया, आपकी लॉयर की एजुकेशन हो गई, डॉक्टरी एजुकेशन हो गई, इन सभी फील्ड्स में भी बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा एक कोर्स के लिए तो एलिजिबल है, दूसरे कोर्स में वो एलिजिबल नहीं है। बच्चा लेना चाहता है लॉयर, लेकिन उसको कहे कि नहीं टेक्निकल एजुकेशन में आप जा सकते हैं, लॉयर में आप नहीं जा सकते। नहीं, सब में समान अवसर बच्चे को मिलना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के बेस पर, उसकी एबिलिटी के बेस पर। विज्ञान और कला के विषय को विश्वविद्यालय तथा कॉलेज में सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ साइंस और आर्ट्स ये सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि आप पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। कॉमर्स वालों के लिए आपको कॉमर्स सब्जेक्ट होगा, अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए आपको हिस्ट्री होगा। तो इस तरीके के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एजुकेशन है बच्चों को दिया है, जनरल एजुकेशन, कॉमन एजुकेशन, जो बच्चों को बेसिक एजुकेशन होती है अपनी रियल से क्या वो उसको अपने देश के बारे में करेक्ट अफेयर्स बता रही है, कैसे जनरल नॉलेज बता रही है, तो वो बच्चे को बिल्कुल देनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति को हर एक चीज समझेगी, अपने बारे में जानना, अपने देश के बारे में जानना, तो अच्छी नेक्स्ट शिक्षा का माध्यम धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाते जाए तो ऐसा किया जाए। उस समय क्योंकि जिस आजादी में तो पढ़ाना इंफॉर्मेशन था, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चला रहा है कि हम इंग्लिश में एजुकेशन लेते थे, तो धीरे धीरे इंग्लिश को डाला इंडियन लैंग्वेज में बच्चों को एजुकेशन लेते थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर बच्चे को तीन भाषा की नॉलेज दी जानी चाहिए। बच्चों को नॉलेज जो आप दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, वो इंडियन लैंग्वेज, लेकिन उसके अलावा बच्चों को तीन लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए ताकि वो शिक्षा में आगे बढ़ सके। उस लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं, एक तो आपकी मदर टंग होगी बच्चे की, मदर टंग, एक होगा आपकी इंडियन लैंग्वेज, और एक हमारा आपकी सुनने लैंग्वेज जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं। ये जो बच्चों को आसान हमारा समझ सके। शिक्षा निगरानी में दो विशेष होने चाहिए जो अच्छे से जुड़े इसके अंदर दो ऐसे एक्सपर्ट्स हो जिनका बेसिक प्लान क्या हो, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार कर सके और बच्चों की एक्टिविटीज की दो एक्सपर्ट्स जरूर होने चाहिए। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसे लोगों की चाहिए जो पूरा आनंद बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
Thank you.